लेकिन गोवा का हम जिक्र करेंगे। गोवा की भी 40 की 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि गोवा की तस्वीर 2017 में थी, बीजेपी 13 पर थी, कांग्रेस 17 पर थी और बाकी पार्टियों का भी आपने ग्राफिक्स के माध्यम से देखा कि किस तरह से उन्हें मिली थी सीटों पर जीत। लेकिन 40 सीटों पर अगर आज बात की जाए तो गोवा में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो, क्योंकि गोवा अपने आप में एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर देखा जाता है और राजस्व का भी एक दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। और यहां पर अब मुकाबला बीजेपी के लिए कड़ा इसलिए भी होने जा रहा है कि अब कड़ी टक्कर सिर्फ यहां पर बीजेपी को कांग्रेस से ही नहीं मिलने वाली है, बल्कि अब मैदान में शिवसेना भी है, टीएमसी भी है और आम आदमी पार्टी भी है। टीएमसी के साथ आपको बता दें एएमजी का गठबंधन है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी गोवा की सियासत में तड़का लगा दिया है। गोवा में मौजूदा बीजेपी की सरकार की अगर बात की जाए तो यहां प्रमोद सावंत सीएम कहते हैं कि 22 में यानी कि 2022 में 22 in 22 यानी कि एक बार फिर से बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करेगी और 40 में से 22 सीटें जीत करके सरकार बीजेपी यहां बनाएगी। ये दावा यहां सीएम प्रमोद सावंत कर रहे हैं। लेकिन कुछ सीटों का अगर हम जिक्र करें तो गोवा में पणजी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वजह सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे जो है उत्पल पर्रिकर, वो जो कि बीजेपी से इस सीट पर टिकट लेना चाह रहे थे, उनको इस सीट पर टिकट नहीं मिली है और नाराजगी की वजह से वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पौरिम सीट, ये वो सीट है जो कि यहां पर बताया जाता है कि यहां पर राणे वर्सेस राणे। जी हां, आपको बता दें बीजेपी के प्रताप सिंह राणे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रणजीत सिंह राणे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विश्वजीत कृष्ण राव राणे। ये और कृष्ण सिंह राणे की बात कर ले, आपको बता दें कि यहाँ पे विश्वजीत कृष्ण राव राणे जो हैं वो दूसरी पोजीशन पर बताए जा रहे हैं और यहाँ पर राणे फैक्टर सबसे ज्यादा है, उनका वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखना होगा कि इन तीनों में यानी राणे वर्सेस राणे में कौन से राणे यहाँ पर राणे समुदाय जो है यहाँ पर जीत पौरिम में हासिल करते हैं। यूपी की सियासत पर भी आ जाते हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना, उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस तो है ही नहीं। सरिता गुप्ता हमारी संवाददाता अमरोहा से जुड़ गई हैं। सरिता, महबूब अली समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इस सीट पर कैंडिडेट हैं, तो अभी आप बता पाए कि अभी ताजा तस्वीर वहां पर क्या निकल कर आ रही है, प्रत्याशियों को लेकर के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। और हम चाहेंगे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आप खड़ी हुई हैं वहां अगर लोग वोट कास्ट करके आगे उनसे बात करें, उनसे पूछें कि जहन में क्या ताजा रहा वोट करते समय। देखिए कंचन, इस वक्त मैं अमरोहा जिले के नौगांव विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर पोलिंग बूथ के सामने हम यहां पर खड़े हुए हैं और यहां पर लगातार सुबह से ही जो जागरूक यहां का मतदाता है वो यहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहा है। लोगों से हमने बात करने की कोशिश भी की, क्योंकि मतदाता हमेशा अपने चहेते प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतरना देखता है और उसके बाद उसको ही जीत दर्ज कराता है। तो ऐसे में यहाँ पर यहाँ की जनता जो है पूरी तरीके से अपना मन बना चुकी है कि किसको वोट देना है और किसको विजयी बनाना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पैठ भी है और बीजेपी का भी पैठ है, क्योंकि इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था तो उपचुनाव में संगीता चौहान जो भारतीय जनता पार्टी से आती है वो विजयी हुई थी। तो ऐसे में अब यहाँ की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, क्योंकि यहाँ का मतदाता ये चाहता है कि अमरोहा का, खासकर नौगांवा का जो विकास करेगा उसी को हम विजयी बनाएंगे। सुबह से ही यहाँ पर मतदाता जो है मतदाता जो है वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें कंचन मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से कतारे में यहाँ पर खड़े होकर जो है मतदाता, यहाँ का जागरूक मतदाता वोट कर रहा है। और लगातार महिलाएं, अगर महिलाओं की अगर हम बात करें कंचन, तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर वोट कर रही हैं, क्योंकि सुबह करीब 8:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है और जिस तरीके से यहाँ पर मतदाता है जो वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और खासकर अगर महिलाओं की बात करें, मुस्लिम महिलाओं की बात करें, तो वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर जागरूक नजर आ रही
हैं और मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं। और खास तौर पर क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में अपनी भागीदारी दर्ज करवा रही हैं, तो यानी माना ही जा रहा है कि यहाँ नौगांव विधानसभा की जो मतदाता है वो काफी जागरूक है और सुबह से ही बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो आज दूसरे चरण का चुनाव है और करीब 9 जिले में 55 सीटों पर जो है चुनाव होने वाले और करीब 586 जो मत प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है, क्योंकि ये जो जंग है आज जो दूसरे फेज की जंग है वो मुस्लिम इलाकों में जो है वो बिल्कुल, और यही बिल्कुल यही तो एक बड़ी चिंता बीजेपी के लिए भी बनी हुई है। लेकिन आपके पास आते हैं सरिता, आपसे आगे भी अपडेट लेते हैं। अमरोहा सीट पर लगातार वोटिंग हो रही है और हमारे संवाददाता सरिता गुप्ता वहां पर बनी हुई हैं, वहां से अपडेट दे रही हैं। हमारे साथ आलोक भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपके पास आऊंगी। लखनऊ सीट का भी जिक्र करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि बार बार मुस्लिम फैक्टर का बार बार जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि असली इम्तिहान तो बीजेपी के लिए अब है, क्योंकि यहाँ पर बिखराव भी देखने को मिल रहा है बीजेपी के बीच। कहीं ना कहीं जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी तो मुद्दा है ही है, लेकिन कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी का बीजेपी की तरफ से ना उतारना ये उनके लिए क्या एक माइनस फैक्टर के तौर पर काम करेगा? क्योंकि अगर हम कुछ आंकड़ों का जिक्र करें तो दूसरे चरण की 55 सीटों पर समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, AIMIM के कुल मिलाकर के 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे गए हैं और 4 सीटें तो ऐसी जहां पर आमने सामने कैंडिडेट्स रहेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट्स। अब सवाल ये बनता है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के टकराने से बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान? आलोक जी। निश्चित तौर पर देखिए दूसरे फेज की नहीं है और यहाँ पर अगर पिछले 2017 चुनाव की भी बात कर ले तो इन 55 में से 38 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी, सपा के कब्जे में पन्ने रही हैं और कांग्रेस के पास तो रही हैं और ज्यादातर इन 55 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस किया है विभिन्न राजनीतिक दलों ने और 78 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। लेकिन देखना यह होगा कि अभी हाल में जो सबसे पहली जनसभा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने वो सहारनपुर में की थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी यहाँ पर फोकस किया हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभा की और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा लगातार दौरे पर रहे, मुख्यमंत्री योगी लगातार दौरे पर रहे और कई महत्वपूर्ण सीटें इस बार आप देख सकती हैं कि हैं और जिसमें से रामपुर भी है जहां से आजम खां भी चुनाव मैदान में है और इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार से है और उनको टक्कर देने के लिए स्वार की जो सीट रही है इस पर सबसे पहले बीजेपी की जो सहयोगी दल है अपना दल उसने अपने कैंडिडेट को हैदर अली वहां पर अपना दल से एक मुस्लिम कैंडिडेट है हैदर अली खान रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से यहाँ पर उतारा है। तो सीधे तौर पर देखा जाए कि हैदर अली खान और अब्दुल्ला आजम की यहाँ पर टक्कर है और इसके अलावा मुस्लिम फैक्टर तो है ही है, साथ ही गन्ना किसानों का भी यहाँ पर फैक्टर देखने को आपको मिलेगा क्योंकि ये भी गन्ना बेल्ट में आता है, चाहे वो बरेली हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद में उतना गन्ना बेल्ट नहीं है लेकिन रामपुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, बरेली इन जिलों में जरूर गन्ना किसानों का एक मुद्दा रहेगा। गन्ना किसानों का मुद्दा भी रहेगा, बिल्कुल। फिलहाल आपके पास आते हैं आलोक जी, हमारे साथ कुमार विनय भी लगातार बने हुए हैं बरेली से। कुमार विनय, यहाँ पर बरेली की बात की जाए तो 15-15 कैंडिडेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा अभी आपसे समझना जरूर चाहेंगे। एक तो आप हमें थोड़ा सा यहाँ का सियासी समीकरण थोड़ा समझा पाए। मुद्दों का जिक्र करें तो मुद्दे अनेक हैं, लेकिन आप क्या पा रहे हैं? वहां जनता जनार्दन से आपकी बात हो रही होगी, वोट करके आ रहे हैं वो लोग, तो क्या सोचकर वोट कर रहे हैं ये भी पूछे उनसे आप। कुमार विनय, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए इनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन सरिता मैं आपके पास आ रही हूँ। कहा जा रहा है कि मुस्लिम दलित फैक्टर होने का फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हो सकता है, लेकिन AIMIM की मौजूदगी क्या यहाँ पर वोट काट का फायदा ले जाएगी? दूसरा ये क्या RLD, क्योंकि RLD का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन फायदा समाजवादी पार्टी को यहाँ पर इन सीटों पर ज्यादा दिखता है। थोड़ा सा आप बता पाएं, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही होगी, किस तरह से इन सियासी दलों को देख रहे हैं यहाँ की जनता?
कंचन, अगर ये बात तो साफ है कि अगर मुस्लिम वोटर्स आपस में टकराते हैं तो बिखराव लाजमी है और इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंचेगा। इस वक्त अगर नौगांव की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, यहाँ की जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा विधायक थी वो बीजेपी की तरफ से थी, लेकिन यहाँ की जो जनता है उसकी पसंद जो है समाजवादी पार्टी भी है और बीजेपी भी है। यानी यहाँ की जनता का कहना यह है जो विकास करेगा हम उसी को विजयी बनाएंगे। अगर मुस्लिम बहुल इलाके की बात करें, क्योंकि लगातार मुस्लिम फैक्टर्स की अगर बात की जाती है तो ऐसे में मुस्लिम फैक्टर का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखता है, लेकिन अभी ये साफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि रुझानों पर ही जो है पूरी तरीके से तय नहीं किया जा सकता कि जनता, खासकर मुस्लिम जनता किसके तरफ है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो उम्मीदवार उतारे गए थे, मुस्लिम जो चेहरे उतारे गए थे वो बीएसपी की तरफ से ज्यादा उतारे गए थे। लेकिन अगर हम नौगांव अमरोहा की अगर हम बात करें तो यहाँ की लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में ये क्लियर अभी नहीं कहा जा सकता कि आखिर जो जनता है वो किसकी तरफ ज्यादा जनता का रुझान है। लेकिन अगर ये लड़ाई अगर मानी जाए दूसरे चरण फेज की, चलिए ठीक है, आपके पास आते हैं, लेकिन क्या दल बदल जब होता है पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं का, क्या उसका भी फैक्टर यहाँ देखने को मिलता है? कुमार विनय, आपसे समझना जरूर चाहेंगे, हालांकि अभी आपके पीछे में हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कई लोग खड़े हैं, वोट कास्ट करके आए हैं। हम उनसे चाहेंगे कि आप उनसे पहले बात करें, स्थानीय मुद्दे उनके जहन में कितने ज्यादा वो देख पा रहे हैं, विकास के मुद्दों को किस तरह से वो ले रहे हैं, या फिर कुछ जो मुद्दे कहा जा रहे हैं जैसे किसानों का, गन्ना किसानों का मुद्दा है, वो नाराजगी उनकी बताई जा रही है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। किन चीजों को जहन में रखकर के जनता जनार्दन इस समय वोट कास्ट कर रही है, वो आप पहले उनसे सवाल पूछे, हम चाहेंगे। मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, मैं इस समय मौलाना आजाद इंटर कॉलेज है, ये पुराना शहर की एक पोलिंग बूथ है। इस पर काफी, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि काफी यहाँ कम से कम काफी तादाद में बूथ बनाए गए हैं। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और तमाम सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से मैं बात कर पाऊं, मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे कुछ लोगों से बात कर पाऊं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके, किस तरीके से मुद्दे, किस पे वोट दे रहे हैं आप? तेज बोलिए थोड़ा। तो दे रहे हैं कि सरकार को दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ताकि कारोबार की पोजीशन अच्छी हो जाए और रोजगार के लिए थोड़ी सी सुनवाई करी जाए। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट दे रहे हैं? चलिए, तो मुद्दे जनता जनार्दन के जहन में हैं और शायद वो बताना नहीं चाहेंगे कि चलिए वो बताना नहीं चाहेंगे कि कहाँ किसको वोट किया है, लेकिन वोट करने पहुंचे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और मजबूत करने के लिए हमारे जो ये जनता जनार्दन है वो बखूबी जानती है कि किसने कितना काम किया है। अपने प्रत्याशी का चयन आप उनके काम के आधार पर करें। आप ये देखें कि अगर आपके क्षेत्र में काम किया गया आपके विधायक द्वारा तो आप उनको वोट दें। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में आपके एमएलए ने काम नहीं किया है तो आपके पास बाकी प्रत्याशी होंगे अलग अलग पार्टीज के, आप उन्हें वोट कर सकते हैं। लेकिन वोट जरूर करें क्योंकि वोट आपका एक संवैधानिक अधिकार भी है और लोकतंत्र को मजबूत भी करता है और आपको भी शिकायत का मौका आगे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आपने वोट नहीं किया है तो कल आप बोलने लायक नहीं बन पाएंगे कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार आप खुद भी हैं अगर आप वोट नहीं करते हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर इस समय वोटिंग हो रही है। सरिता, रामपुर, सहारनपुर का भी हम जिक्र कर रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि मुस्लिम फैक्टर यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या दल बदल का भी एक जो फायदा नफा नुकसान होता है वो आम जनता के जहन में होता है? क्योंकि पहले बीजेपी के प्रत्याशी होना, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी से जुड़ जाना, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को जब वोट जनता दे रही होती है तो क्या वो पार्टी के बेसिस पे दे रही होती है या फिर जनता जनार्दन वोट इसलिए दे रही होती है कि उस शख्स ने काम अच्छा किया है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो? जब हम धर्म सिंह सैनी की बात करते हैं तो वो पहले भाजपा के मंत्री थे, अब वो समाजवादी पार्टी के सीट से चुनावी मैदान में है सहारनपुर से। तो अभी आप बता पाएं कि किस तरह से जनता जनार्दन उनके लिए सोच पा रही है, ऐसे प्रत्याशियों के लिए जो दल बदल करके दूसरे पार्टियों के नेता बनकर के चुनावी मैदान में इन मुद्दों को सोचकर आज वोट किया है और इनके जो क्षेत्र में किस तरीके से जो विकास हुआ है, क्या इनके जहन में था कि इन्होंने वोट किया। हमारे साथ एक वोटर हैं जो अभी भी वोट करके आए हैं और देख रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, उंगली में जो लगा निशान है, जो मताधिकार का इन्होंने प्रयोग किया है वो साफ तौर पर दिख रहा है। ये बताइए कि आपने किन किन चीजों को ध्यान में रखकर आज वोट किया है? सभी के ध्यान रखा। हमारे की बात करें, विकास भी बढ़िया चला, सब बढ़िया रहा मामला। तो यानी अभी तक जो चीजें हैं वो सब बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है।
और बिल्कुल देखिए साफ तौर बिल्कुल पर सही कह रही कहा है हैं कि अभी सरिता, हम सुन पा रहे हैं लोगों को कि लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है और विकास के आधार पर वोट किया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया सरिता गुप्ता आपका भी। अभी हमारे साथ उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग हो रही है 70 की 70 सीटों पर। देखिए आप 3 राज्य हैं और तीनों ही राज्यों में बीजेपी का कब्जा है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। जनता जनार्दन वोट कर रही है। ज्योत्सना, सबसे पहले आपके पास आ रही, श्रीनिवास पंत भी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योत्सना, अभी आप बात कर रही थी, प्रीतम सिंह का जिक्र कर रही थी और प्रीतम कैंप का बताया जा रहा था कि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अगर हरीश रावत को उनकी पसंदीदा टिकट दे दी जाती तो। लेकिन थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिल रहा था। हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कैंप के बीच में टकराव की खबरें भी सामने आ रही थी। अभी सिचुएशन किस तरह से भी आप देख पाती हैं और प्रत्याशियों को लेकर के जनता के बीच में सोच क्या है? बिल्कुल, कांग्रेस का जो अंतर्विरोध है वो कभी भी कम नहीं हुआ। हालांकि हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद इलेक्शन के दौरान थोड़ा सा वो अंतर्विरोध कंट्रोल किया गया। अंतर्विरोध का आलम ये था कंचन कि हरीश रावत रामनगर से इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उन्होंने डिक्लेयर भी करवा दिया था कि वो रामनगर से कांग्रेस कैंडिडेट होंगे। लेकिन हरीश रावत के ही एक जमाने में राइट हैंड रहे, उनके सबसे करीबी लोगों में शुमार रंजीत रावत ने वहां पर अपने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो पार्टी छोड़ देंगे, ये निर्दलीय रामनगर से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत ज्यादा ऊहापोह हुई और 3 दिन बाद कांग्रेस को टिकट बदलना पड़ा और हरीश रावत को रामनगर के बजाय लाल कुआं से प्रत्याशी बनाया गया। यही वजह रही कि संध्या जो डाला कोटी है वो आज भी नाराज हैं और वो बगावत करके वहां पे निर्दलीय इलेक्शन लड़ रही हैं। तो जो एक बिल्कुल, और रामनगर से रंजीत रावत को टिकट नहीं मिला, बल्कि रंजीत रावत को सल्ट विधानसभा भेज दिया गया, जो उनकी पुरानी विधानसभा क्षेत्र था। रामनगर से उन्होंने 5 साल तैयारी की थी, 17 का चुनाव भी और रामनगर से लड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्विरोध के ही रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, यही कहा जा रहा था कि ना ये जो अंतरकलह है और जो कसक है ना हरीश सिंह रावत के भीतर देखने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल तक का है कि प्रीतम सिंह जो है या उनका जो कैंप है वो नहीं चाहता था कि हरीश सिंह रावत को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए सीएम कैंडिडेट के तौर पर। बिल्कुल, देखिए प्रीतम सिंह ने जो चाहा वो हाईकमान ने माना और लास्ट तक अभी तक हरीश रावत को सीएम पद का दावेदार या चेहरा नहीं बनाया गया। उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जरूर बनाया गया है, कहा चुनाव जो प्रबंधन होगा उनकी अध्यक्षता में होगा। लेकिन आलम यह रहा कंचन कि हरीश रावत लाल कुआं में फंस गए, वो पूरे प्रदेश में घूम नहीं पाए। यहाँ तक कि जो उनके अपने लोग हैं जिन्हें उन्होंने टिकट भी दिलवा दिया, उनके प्रचार के लिए भी वो नहीं निकल पाए। नामांकन के बाद से लगातार वो लाल कुआं में बने हुए हैं। और जो मुझे आज जानकारी मिली है कि हरीश रावत मतदान भी नहीं करने आ रहे हैं। उनका देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में नाम है मतदाता लिस्ट में, यहाँ उन्हें मतदान करने आना था, लेकिन लाल कुआं के समीकरण में वो इतने फंसे हुए हैं कि वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि लगभग 7 घंटे लगते हैं लाल कुआं से देहरादून आने में और वो 7 घंटा जाया नहीं करना चाहते। लेकिन जो ये मैसेज तो गलत जाएगा कि अपनी ही सीट पर अगर वोट कास्ट करने नहीं पहुंचते हैं तो अब इसके 2 मतलब निकलेंगे कि क्या कहीं ना कहीं पार्टी के बीच जो उनकी डिमांड पार्टी पॉलिटिकल, देखिए अब्बास नकवी जो हैं वो वोट कास्ट करके आए हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने वोट कर दिया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए एक बार फिर से हम कहेंगे लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार भी है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और अपने इलाके के विकास के लिए आपका एक वोट बहुत जरूरी होता है। ये देखिए पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने सुबह जब वोट किया तो उन्होंने कहा भी कि जलपान कीजिए, मतदान जरूर कीजिए और यही हम आपसे भी कह रहे हैं कि वोट आप जरूर कीजिए। ज्योत्सना, मैं आपके पास आ रही हूं और हरीश सिंह रावत का भी जिक्र करेंगे क्योंकि अब जब ये ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस के साथ जुड़ गए और इनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई, उनको लैंसडाउन से टिकट दे दिया गया है। मुकाबला बीजेपी के दिलीप सिंह रावत के साथ है। इस 2 नेताओं के बीच का थोड़ा सा आप बता पाएं कि किस तरह की स्थिति इन 2 नेताओं को लेकर के बनी हुई है और लैंसडाउन के अंदर जो समीकरण है वो क्या बने हुए हैं, जनता जनार्दन की सोच किस तरह से चलती है?
कंचन, बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि लैंसडाउन विधानसभा ही वो रार का विषय था जिसके कारण हरक सिंह रावत की बीजेपी में रार हुई और बीजेपी से उनकी बर्खास्ती तय हुई, क्योंकि हरक सिंह रावत एनी हाउ हर हालत में लैंसडाउन का टिकट चाहते थे अपनी बहू के लिए और बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने सिटिंग एमएलए दिलीप रावत का टिकट नहीं काटना चाहती थी। दूसरा, हरक सिंह रावत अपने साथ अपनी बहू का भी टिकट चाहते थे और बीजेपी ने लास्ट तक ये बात नहीं मानी, उन्हें मनाने की जरूर कोशिश की और बाद में बर्खास्त कर दिए गए और बहुत लंबे सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस ने उनको स्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस में हरीश रावत हरक सिंह रावत को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हरीश रावत का मानना है कि हरक सिंह रावत के जो तेवर हमेशा से रहे हैं कि कहीं भी वो एक कह सकते हैं कि स्थिर भाव से नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ अस्थिरता लाते हैं, चाहे कांग्रेस में बीजेपी में रहे और फिर वो कांग्रेस में आएंगे तो यहाँ भी गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन हाईकमान के आग्रह के बाद हरीश रावत मान गए और हरक सिंह कांग्रेस का पार्ट बन गए और राज्य बनने के बाद ये पहला मौका है कंचन कि हरक सिंह रावत कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी है हरक सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर। उन्होंने अपनी बहू पर दांव खेला है। लेकिन बिल्कुल सही कह रही है ज्योत्सना आप कि लेकिन हरक सिंह की बहू को तो टिकट मिल गया और वो चुनावी मैदान में लैंसडाउन से है। श्रीनिवास पंत, आपसे भी यही समझ लेंगे क्योंकि हरक सिंह रावत ने खुद तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनावी मैदान में वो नहीं उतर रहे, लेकिन बहू को तो टिकट मिल गया है। चलिए, नाराजगी जिस बात को लेकर थी, बीजेपी से दामन छुड़वाकर कांग्रेस में आए थे, कम से कम चलिए वो कसक तो दूर हुई। श्रीनिवास, हरक सिंह रावत की जो राजनीति बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर हरक सिंह रावत की जो राजनीति है वो उत्तराखंड के इर्द गिर्द जिस प्रकार से घूमी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से 2016 का प्रकरण रहा है ये जनता के सामने है। जनता ने बखूबी देखा कि कैसे डॉक्टर हरक सिंह रावत तमाम नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, लेकिन इस बार जब वो चुनाव के लिए मैदान में डटे हुए थे और वो टिकट की मांग कर रहे थे अपने लिए भी और अपनी पुत्रवधू के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो लिहाजा उन्होंने बगावत शुरू कर दी और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस में जाने की जो कोशिश थी, हालांकि उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, संगठन से निष्कासित कर दिया, सरकार से बर्खास्त कर दिया। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस का दामन थामना मुनासिब समझा और अपनी पुत्रवधू को वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रीनिवास पंत, आपका भी, ज्योत्सना आपका भी, और लगातार आप नजर बनाए रखें क्योंकि लगातार ये दंगल तो जारी रहेगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के सेकेंड फेज का चुनाव चल रहा है। 9 जिलों की 55 सीटों पर जबरदस्त वोटिंग का सिलसिला चल रहा है और इस गदर में आप भी शामिल हुई है, वोट जरूर कास्ट कीजिए। गोवा की बात करेंगे, गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर इस समय वोटिंग हो रही है। गोवा में भी अगर आप कैंडिडेट को वोट जरूर करने जाएं और साथ ही साथ बात करेंगे उत्तराखंड की भी 70 के 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। और जनता जनार्दन से हम एक बार फिर से अपील करेंगे कि लोकतंत्र को आपको मजबूत बनाना है, वोट आपको जरूर करना है, वोट आपका संवैधानिक अधिकार भी है, वोट जरूर कीजिए। और लगातार ये दंगल पर महा कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। मुझे